हेलो फ्रेंड्स, एक बार सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरु आर्यभट्ट में। तो आइए इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं 10th क्लास का मॉडल सेट नंबर 1। और ये मॉडल सेट पूरे 80 क्वेश्चनों का तैयार किया गया है, जिस प्रकार से आपके एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन हम आपको यह भी बता दें कि इस 80 क्वेश्चन में से केवल एग्जामिनेशन में 40 क्वेश्चन ही आपको बनाने होते हैं। लेकिन आज इस वीडियो में 80 के 80 क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व करके और उसका पूरी तरीके से विश्लेषण समझने का प्रयास करेंगे। वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपका एग्जामिनेशन जो हो वो सुपर पावर के साथ एकदम बेहतर हो जाए। तो वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस साइंस का पहला क्वेश्चन कैसा होता है। ये रहा आपके स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। आपको बताना यह है कि प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं। प्रकाशिक माध्यम जो आप पढ़ चुके हैं कि प्रकाशिक माध्यम दो प्रकार के होते हैं, एक सघन माध्यम और एक विरल माध्यम। तो पहले क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 2। प्रकाशिक माध्यम जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक सघन माध्यम और एक आपका विरल माध्यम। काफी अच्छे क्वेश्चन है और काफी सिलेक्टेड क्वेश्चन हम आपके सामने लेके उपस्थित हैं ताकि आपका एग्जामिनेशन सुपर से भी ऊपर हो जाए। सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन है कि तारों के टिमटिमाने का कारण क्या है। आकाश में जो तारे होते हैं वो रात्रि के समय में टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। इसके पीछे क्या कारण है? इसका एक ही कारण है, वो ऑप्शन सी में दिया गया है, वायुमंडलीय अपवर्तन। रात्रि के समय में वायुमंडल में अपवर्तन की घटना होती है जिसके कारण तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। 80 क्वेश्चन है, फास्ट करने का प्रयास करेंगे ताकि आप जल्दी जल्दी अपने आंसर का मिलान कर सकें। और आपको जितने भी आंसर पता चल जाते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर रिप्लाई दिए कि आपको कितने सही प्रश्नों का उत्तर पता था। आइए तीसरा क्वेश्चन देखिए। तीसरा क्वेश्चन है कि आमीटर का प्रतिरोध होता है। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि आमीटर जो किसी परिपथ में विद्युत धारा मापने वाला यंत्र होता है उसका अपना प्रतिरोध क्या होता है, आपको यह बताना था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बहुत छोटा, या कह सकते हैं कि शून्य होता है। इसका आमीटर का अपना जो प्रतिरोध होता है वो शून्य होता है, लेकिन इसमें शून्य ऑप्शन नहीं दिया है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बहुत छोटा। चौथा देखिए, खिलौने में किस सेल का उपयोग होता है। खिलौना जो आप लोग बचपन में खेले होंगे उसमें किस प्रकार के सेल का प्रयोग होता है, किस प्रकार के बैटरी का प्रयोग होता है, आपको चौथे में ये राइट आंसर बताना था। तो चौथा का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सूखा सेल या शुष्क सेल भी इसको बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट 5 नंबर जाने। 5 नंबर है कि कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं। ये सारे लोग को पता है कि कार्य करने की क्षमता जो होती है उसको ऊर्जा कहते हैं। ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। 6 नंबर देखिए। 6 है कि लेंस की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r में क्या संबंध है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, गांठ बांध दीजिए आपके एग्जामिनेशन में होने की संभावना। तो f और r में क्या संबंध होता है, तो सारे लोग जानते हैं कि f जो होता है वो वक्रता त्रिज्या के अर्थात r/2 के बराबर होता है। अब देख लीजिए ये जो रिलेशन है वो किस ऑप्शन को मिलता है। ए ऑप्शन नहीं है, बी ऑप्शन देखिए, बी ऑप्शन में आपको मिल गया f = r/2, अर्थात इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 7 नंबर देखते हैं। 7 नंबर है कि निम्न में किस माध्यम का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है हीरा का और सबसे कम जो होता है वो हवा का होता है। हीरा का अपवर्तनांक होता है 2.42 अर्थात 2.42, जबकि हवा का अपवर्तनांक जो होता है वो लगभग 1 होता है। इसका राइट आंसर होगा कि अधिक पूछा है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हीरा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। 8वां प्रश्न देखिए। काफी सिलेक्टेड क्वेश्चन आपके लिए तैयार किया गया है ये मॉडल सेट के रूप में। 8वां प्रश्न आपके सामने है कि सामान्य दृष्टि के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की अल्पतम दूरी, मतलब अल्पतम दूरी, न्यूनतम दूरी कितनी होती है। इसका राइट आंसर होता है 25 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन पर, क्योंकि 25 तीनों के तीनों ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन इसका राइट जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 25 सेंटीमीटर। और यही अधिकतम दूरी पूछा होता तो आपका जवाब हो जाता अनंत। 9 नंबर जानिए। 9 है कि श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग वर्ण किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है। जब किसी प्रिज्म से जो प्रकाश की किरणें इस प्रकार से गुजारी जाती हैं तो सबसे कम झुकने वाला कौन होता है। तो सबसे कम झुकने वाला बैगनी होता है, सबसे कम झुकने वाला रेड होता है और सबसे ज्यादा झुकने वाला हमारा बैगनी होता है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बैगनी। 10 जानेंगे।
10 है कि निकट दृष्टि दोष को किस लेंस के उपयोग द्वारा संशोधित किया जा सकता है। मतलब निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस के प्रयोग से किया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अवतल लेंस। 4 दोष होते हैं, उसको अच्छे से आप लोग याद कर लीजिए। निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस प्रयोग किया जाता है, दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस प्रयोग किया जाता है, जरा दृष्टि दोष के लिए अवतल और उत्तल दोनों से बने बाइफोकल लेंस या द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग किया जाता है, जबकि जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। 11 को जानेंगे। 11 हमारे सामने क्वेश्चन है कि वैद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करता है। वैद्युत जो प्रतिरोधकता है वो किस पर निर्भर करता है, तो 11 का राइट आंसर होगा, ये जो ऑप्शन आपके दिए गए हैं ये तीनों के तीनों सही हैं, इसलिए डी ऑप्शन इसका राइट आंसर बनेगा मेरा इनमें से सभी पर। चलिए इसके बाद 12 जानेंगे। 12 मेरे पास है कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक, तो विद्युत शक्ति हो या शक्ति हो उसका एसआई मात्रक होता है वाट, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वाट। चलिए अगला क्वेश्चन मेरे पास 13 नंबर में है, 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान कितना होता है। 1 यूनिट जिसको हम लोग 1 किलोवाट घंटा के नाम से भी जानते हैं। 1 किलोवाट घंटा या 1 यूनिट दोनों बराबर होता है और इस दोनों का वैल्यू मिलाकर होता है 3.6 इंटू 10⁶, अर्थात ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। चलिए 14 जानेंगे। 14 है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। 2 ऑप्शन आपको यहां दिख रहे हैं, 2 ऑप्शन नीचे दिख रहे हैं, तो 14 का हम आपको राइट आंसर बता देते हैं। 14 का जो मेरा यहां राइट आंसर होगा ऑप्शन डी में दिया हुआ है, और ऑप्शन डी का जो राइट आंसर है वो है हरे विद्युत रोधक वाला तार प्राय विद्युतन तार होता है। मतलब हरा रंग का जो तार होता है वो विद्युतमय होता है, ये आपका ये राइट आंसर होगा। चलिए ये 15 नंबर क्वेश्चन, कुछ विशेष क्वेश्चन भी होते हैं, और लेकिन आपको पहले ही बता चुके हैं कि 80 क्वेश्चन में केवल आपको 40 क्वेश्चनों का ही जवाब दे के आना है, 40 क्वेश्चन जो है उसे छोड़ देना है, लेकिन हम यहां पर आपको पूरे के पूरे क्वेश्चन आपको करवाने वाले हैं। 15 फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम में बायां हाथ का मध्यमा संकेत करती है। मतलब फ्लेमिंग का जो बाएं हाथ का नियम होता है उसमें मध्यमा जो है वो किसकी ओर डिनोट करता है, किसकी ओर संकेत करता है, तो 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा को। चलिए 16 जानिए। 16 हमारे पास है कि चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है। चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा किधर होती है, तो उत्तरी ध्रुव से निकलता है और दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश कर जाता है, इसलिए राइट का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर। 17 देखेंगे। 17 से हमारा कुछ बायोलॉजी के क्वेश्चन शायद कुछ मिल रहे हैं और कुछ केमिस्ट्री के क्वेश्चन, सारे कॉम्बिनेशन होंगे। फिजिक्स के क्वेश्चन आपके अभी चल रहे थे। 17 देखिए, नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत निम्न में से कौन सा है। नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत माना जाता है यूरेनियम को, ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर होगा। 18 इसके बाद 18 देखते हैं। 18 आपके पास है कि वैज्ञानिक आंद्रे मैरी एम्पियर किस देश के संबंधित थे, तो एम्पियर जो विद्युत धारा का एसआई मात्रा के रूप में जाना जाता है ये थे फ्रांस के, ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। 19 देख रहे, 19 में हमारे सामने कि पवनों का देश कहा जाता है, ये तो मेरे नाम से जुड़ गया, पवनों का देश कहा जाता है, तो पवनों का जो देश है जहां पर पवन सबसे ज्यादा चलती है वो कहा जाता है डेनमार्क को, ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। 20 नंबर जानेंगे। 20वां प्रश्न आपके सामने है कि चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें होते हैं, चुंबकीय क्षेत्र में क्या होते हैं, परिमाण और दिशा, मतलब ये अदिश है कि सदिश, तो 20 का जो मेरा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों, मतलब परिमाण भी होता है और दिशा भी होता है, अर्थात एक प्रकार का यह सदिश राशि है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। 21 नंबर आपको बताना है कि नाइक्रोम में कौन कौन से तत्व होते हैं। मतलब नाइक्रोम एक मिश्र धातु है जो मुख्य रूप से आयरन के या जो विद्युत हीटर होते हैं उसके क्वाइल बने होते हैं नाइक्रोम के। ये किस किस धातुओं का मिश्र धातु होता है, तो 21 का राइट आंसर होगा निकेल और क्रोमियम, ऑप्शन ए जो होगा इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। 22 जानेंगे। 22वां है कि इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। ये तो काफी इजी क्वेश्चन केमिस्ट्री से दे दिया गया है कि इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो ये होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ऑप्शन डी में इसका राइट आंसर दिया हुआ है। चलिए बढ़ेंगे। 23 है कि जूल प्रति कूलम किसके बराबर है। जूल प्रति कूलम किसके बराबर होता है, तो जूल प्रति कूलम
अर्थात जूल होता है W अर्थात कार्य का मात्रक, और कूलाम जो होता है Q अर्थात आवेश का मात्रक, और ये जो होता है विभवांतर के बराबर होता है। चूंकि V बराबर आप लोग जानते होंगे W/Q होता है, और V अर्थात विभवांतर का ऐसा मात्रक होता है वोल्ट, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। 24 विभवांतर का ऐसा मात्रक, फिर से बुलवा के दे दिया आपसे क्वेश्चन। तो विभवांतर का ऐसा मात्रक होता है वोल्ट, ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। 25 विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो विभवांतर मापने वाले यंत्र को बोला जाता है वोल्ट मीटर, और विद्युत धारा मापने वाले यंत्र को आमीटर के नाम से जाना जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी वोल्ट मीटर। ध्यान दीजिएगा बी ऑप्शन वोल्टामीटर भी दिया हुआ है जो कि गलत है। चलिए 26 जानेंगे। 26 मेरा प्रश्न है कि ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक, तो ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक, ये तो दम आसान क्वेश्चन है, डी ऑप्शन में दिया हुआ है जूल। ऊर्जा और कार्य दोनों का मात्रक जूल होता है। बढ़ेंगे इसके बाद 27वां क्वेश्चन, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा, तो समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब होता है वो काल्पनिक होता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी काल्पनिक होता है। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन मेरे पास 28 नंबर में है कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। जिप्सम जो काफी ज्यादा फेमस है, जिप्सम जिससे पेरिस ऑफ प्लास्टर का निर्माण किया जाता है, तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी CaSO4 × 2H2O, अर्थात कैल्शियम सल्फेट डाई हेमीहाइड्रेट। 29 क्लोरीन की परमाणु संख्या, तो ये तो शायद आप सभी को पता है कि क्लोरीन की परमाणु संख्या 17 होती है, ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर होगा। 30 जानिए सामान्यतः एथेनॉल को क्या कहा जाता है? तो एथेनॉल जो है एल्कोहल समूह का एक हाइड्रोकार्बन का नाम है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एल्कोहल। 31 देखेंगे। 31 है कली चूना का रासायनिक अणु सूत्र क्या होता है? कली चूना और शुष्क चूना और बुझा हुआ चूना, इसमें काफी ज्यादा कंफ्यूज स्टूडेंट करते हैं, तो आप समझ लीजिए कि 31 का जो मेरा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी CaO, जिसको कली चूना कहते हैं। और बुझा हुआ चूना जिसका राइट आंसर हो जाता, बुझा हुआ चूना पूछता तो CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं बुझा हुआ चूना, जबकि CaO कैल्शियम ऑक्साइड को बोला जाता है कली चूना। चलिए इसके बाद 32 देखें। 32 आपके सामने क्वेश्चन है कि जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? तो कैथोड पर मुक्त होने वाली जो गैस है उसका नाम है हाइड्रोजन, ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। 33वां क्वेश्चन मेरे पास है, और ये क्वेश्चन बताता है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ये भी काफी क्वेश्चन फेमस है, बेकिंग सोडा, धोने वाला सोडा और खाने वाला सोडा, ऐसे कुछ नाम करके आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 33 का जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको बेकिंग सोडा या फिर खाने वाला सोडा के नाम से भी जाना जाता है। चलिए इसके बाद 33 क्वेश्चन जानेंगे। 33 के बाद 34 आइए जानते हैं। कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है? तो नीले लिटमस पत्र को अम्ल जो होता है वो लाल कर देता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा 34 का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ेंगे 35 की ओर। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान क्या आता है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान जो होता है वो होता है 7 से अधिक, तो इसमें सबसे ज्यादा 7 से अधिक वाला मान आपके पास मिल जाएगा, वो मिल जाएगा ऑप्शन नंबर डी 10.5, जिसका अम्लीयता गुण जो होता है, या कह सकते हैं कि जिसमें अम्लीयता जो गुण होता है बहुत कम होता है, क्षारीयता गुण सबसे ज्यादा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन 36 नंबर देखेंगे। निम्न में कौन अधातु चमकीला है? अधातु ऐसा जो चमकीला हो, तो ऐसा अधातु जो चमकीला होता है वो आयोडीन होता है। ऑप्शन 36 का जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर। 37 देखेंगे। निम्न में से कौन सा धातु अत्यधिक अभिक्रियाशील है? सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील, इस चारों में से चुन के बताना है कि कौन सा धातु है, तो 37 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सोडियम। इन चारों में सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील सोडियम धातु है। 38 को देखेंगे। ऑक्सीजन परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 होती है, और अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे तो 2 और 6 बनेगा, मतलब बाहरी कक्ष में इसके इलेक्ट्रॉन बनेंगे 6। ऑप्शन जो होगा वो बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। चलिए इसके बाद आते हैं, देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन। आपको बताना है कि ब्यूटेनॉन एक कार्बनिक यौगिक है जिसका प्रयागात्मक समूह है। ब्यूटेनॉन
ऑन प्रत्यय जुटा हुआ है ब्यूटेन में, इसका मतलब कि 39 का जो मेरा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कीटोन समूह, क्योंकि ऑन प्रत्यय केवल और केवल कीटोन समूह में जोड़ा जाता है। चलिए इसके बाद 40 को देखेंगे। 40वां क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंधन बनाते हैं। तो नाइट्रोजन के दो परमाणु अगर हैं तो इसके बीच के जो आबंधन बनते हैं वो त्रिबंधन बनते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, त्रिबंधन। ये 40 क्वेश्चन हो गए, मतलब आधा प्रश्न का हम लोग सॉल्यूशन जान चुके हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आता होगा। कमेंट में जरूर अपना रिप्लाई दें कि आपको कितने आंसर इसके पता थे। 41 देखिए, 41 है कि एल्कीन का सामान्य सूत्र, तो 3 हाइड्रोकार्बन एकदम गांठ बांध लीजिए, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, CnH2n। ये जो होता है एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है। 42, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या। आधुनिक आवर्त सारणी जो मेडल्यू के आवर्त सारणी से मिलता जुलता है, जो मोसले के द्वारा बनाया गया था, उस आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या टोटल 7 है और वर्गों की संख्या अगर पूछे उप वर्ग के अनुसार तो 18 होगा। इसमें हमसे आवर्त पूछा गया, इसलिए इस राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 43 जानिए, समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का आकार क्या परिवर्तित होता है। अगर मान लीजिए आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे की ओर आते हैं वर्ग के अनुसार, तो उसमें परमाणु आकार में क्या परिवर्तन होता है, तो इसका राइट आंसर होगा परमाणु साइज बढ़ता है। ऑप्शन ए जो होगा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए 44 देखते हैं। 44 क्या है, इनमें से कौन सा अधातु तरल अवस्था में पाया जाता है। तो तरल अवस्था में पाया जाने वाला अधातु ब्रोमीन होता है और तरल अवस्था में पाया जाने वाला धातु आयोडीन पारा होता है। धातु का नाम अगर पूछ दिया जाए तो पारा होगा, जबकि अधातु का नाम पूछ दिया जाए तो यहां ब्रोमीन होगा। ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। 45 देखेंगे, कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है। तो कार्बन की जो परमाणु संख्या होती है वो 6 होता है और बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन बनाए तो 2 और 4 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनेगा। बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 होगी, लेकिन इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 46 देखेंगे। 46 है कि आपके सामने लेड है और क्यूप्रस क्लोराइड दिया गया है, ये दोनों अभिक्रिया करके ऐसे कुछ बने हुए हैं। तो यहां देख सकते हैं कि क्लोराइड जो है इसे लेड के साथ अभिक्रिया कर चुका है, अर्थात ये जो है एकल विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण दिख रहा है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विस्थापन अभिक्रिया, क्योंकि विस्थापन अभिक्रिया को ही एकल विस्थापन के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद देखते हैं 47 नंबर। 47वां क्वेश्चन है कि लोहे में जिंक को लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं, अर्थात लोहे पर जिंक का लेप चढ़ाने की क्रिया को क्या कहेंगे। तो इसका जो मेरा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, गैल्वेनीकरण। गैल्वेनीकरण क्रिया में लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाई जाती है। 48 देखिए, जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनेगा। तो जस्ता अर्थात Zn और अगर हाइड्रोजन क्लोराइड की अभिक्रिया कराएं तो Zn और क्लोरीन अभिक्रिया करके जिंक क्लोराइड बनाता है और यहां हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाएगा। इसका जो मेरा राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन गैस। चलिए बढ़ते हैं 49 नंबर क्वेश्चन की ओर। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आता होगा और मॉडल सेट का पूरा अभ्यास जरूर करें इसके प्लेलिस्ट में जाके, और प्लेलिस्ट में जाके आप 9th 10th 11th 12th के सभी विषयों का सटीक सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। 49 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन अधिक अभिक्रियाशील है। सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील बताना इस चारों में, तो 49 का जो मेरा राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कॉपर, Cu इसका राइट आंसर होगा। 50 जानिए, निम्न में कौन अधातु है। इसमें अधातु चुनना है कि कौन सा अधातु है, तो फेरस, एल्युमिनियम और Au, अर्थात ये तीनों के तीनों जो है धातु है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन। चलिए अगला क्वेश्चन 51, आपको बताना है कि कैल्शियम की परमाणु संख्या कितनी होती है। कैल्शियम की परमाणु संख्या आपको बताना है इस क्वेश्चन में। तो कैल्शियम की परमाणु संख्या ये सबको पता होगा, इसमें किसी को डाउट नहीं है। कैल्शियम की परमाणु संख्या जो होती है वो 20 होता है। ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। 52 देखेंगे, सिलिका क्या है। तो आपको सबको पता है कि सिलिका जो है एक प्रकार का उपधातु है, इसलिए सी इसका राइट आंसर हुआ। 53, नाइट्रोजन अणु में कितने सह संयोजक बंधन होते हैं। नाइट्रोजन अणु फिर से आ गया, तो नाइट्रोजन अणु में सह संयोजक जो बंधन होते हैं वो त्रिबंधन होते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी।
54 जानेंगे। 54 है संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है कैल्शियम कार्बोनेट, इसलिए ए जो होगा इसका राइट आंसर होगा CaCO3। 55 कौन सा एंजाइम एम्लिसीकृत वसा का पाचन करता है? कुछ बायोलॉजी के क्वेश्चन भी सिलेक्टेड किए गए हैं ताकि आपके एग्जामिनेशन में बायोलॉजी भी अच्छे तरीके से निभा सकें। तो 55 का जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाइपेज। चलिए 56 देखते हैं। 56 क्वेश्चन आपके पास क्या है? लाल रक्त कणिका को लाल कौन बनाता है? लाल रक्त कणिका जो है उसको लाल कौन बनाता है? जैसे कि आप जानते हैं कि रक्त में हीमोग्लोबिन जो होता है वो लाल रंग का होता है, तो लाल कौन बनाता है? तो 56 का जो मेरा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, लोहा के यौगिक। क्योंकि रक्त में लोहा पाए जाते हैं, आयरन पाए जाते हैं और उसी के यौगिक उसे लाल बना देते हैं। चलिए 57 इनमें कौन फल पकाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो फल पकाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है जो 57 का राइट आंसर होगा वो होगा एथिलीन। ऑप्शन सी जो होगा इसका बिल्कुल सही और सटीक आंसर होगा। 58 जानिए, वह प्रक्रम या वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव अपने जैसी संतानों की उत्पत्ति करते हैं क्या कहलाता है? तो उसे जनन कहते हैं। उसे जनन या प्रजनन के नाम से जाना जाता है, जिस तरीके से इंसान अपने जैसा इंसान की उत्पत्ति कर देता है। इसके बाद 59 सामान्य प्रकुंचन रक्तदाब कितना होता है? सामान्य प्रकुंचन रक्तदाब जो होता है वो सवाल के अनुसार होता है 120, अर्थात रक्तदाब होता है 120/80। ये अच्छे से याद कर लीजिए, ये भी कई बार एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं और ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है। आइए इसके बाद 60 नंबर क्वेश्चन जानते हैं और 60वां क्वेश्चन है कि पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा बना भोजन पादप के अन्य भागों तक किसके द्वारा भेजा जाता है? तो सबसे पहले जान जाइए कि पादप में भोजन को पहुंचाने का कार्य फ्लोएम करता है और जल पहुंचाने का कार्य जाइलम करता है। ज से जाइलम और ज से जल, ये याद रखेंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से याद रहेगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्लोएम द्वारा। 61 जानेंगे। 61 है उस पौधों का नाम बताइए जो कलम द्वारा कायिक प्रबंधन को प्रदर्शित करता है। मतलब जिनके पौधे लगाए जाने पर वो उग जाते हैं या उनके पौधे लग जाते हैं, वैसे पौधे का नाम बताना है। तो गेहूं नहीं होगा, धान नहीं होगा, अर्थात इनमें से जो बी ऑप्शन होगा गुलाब। क्योंकि गुलाब का तना अगर काट के हम लगा देते हैं तो उसका पौधा लग जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 62 जानेंगे। कालाजार बीमारी किस रोग जनक के कारण होता है? कालाजार बीमारी जो है किस रोग जनक के कारण होता है? तो 62 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लेशमानिया। लेशमानिया जो है इसके कारण ये कालाजार बीमारी उत्पन्न होता है। 63 देखिए, निम्न में कौन सा द्विलिंगी पुष्प है? द्विलिंगी पुष्प में नर और मादा दोनों के पुष्प पाए जाते हैं। तो 63 का जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुलाब पुष्प। क्योंकि गुलाब पुष्प जो होता है वो द्विलिंगी पुष्प माना जाता है। चलिए इसके बाद 64 जानिए। 64 आपके सामने एक मानव में घ्राणग्राही स्थित होता है। तो 64 के नीचे ऑप्शन चारों दिए गए हैं आपके सामने। माफ कीजिएगा, 64 का शायद ऑप्शन छूट गया है देने से, तो 64 का हम आपको बता देते हैं। 64 का मानव में घ्राणग्राही स्थित होता है। तो 64 का जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, क्योंकि घ्राणग्राही जो स्थित होता है 64 नंबर में, ये हो जाएगा डी ऑप्शन इसका सही होता अगर ये होता तो 64 का जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा वो होता है आंखों में, नाकों में और कानों में। ये सारे में होते हैं मानव में घ्राणग्राही, आंखों में, कानों में और नाकों में। चलिए इसके बाद 65 जानिए। 65 हमारे पास है कि हमारे शरीर की सभी ऐच्छिक क्रियाएं नियंत्रित की जाती हैं। तो ऐच्छिक क्रियाएं जो होती है वो नियंत्रित की जाती है। तो 65 का जो मेरा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुमस्तिष्क के द्वारा। चलिए इसके बाद 66 जानिए। जंतुओं में वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। जंतुओं में वृद्धि हार्मोन जो होता है वो कहां से स्रावित होता है? तो वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है पीयूष ग्रंथि से। ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर होगा। 67 आनुवंशिकता का सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो आनुवंशिकता के सिद्धांत क्या सिद्धांत था वो गेगर मेंडल के द्वारा दिया गया था। ए ऑप्शन जो होगा इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद आइए देखते हैं 68 नंबर क्वेश्चन में।
68 है कि स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होते हैं। स्त्रियों में कौन से लिंग गुणसूत्र होते हैं? तो स्त्रियों में होता है X और X, जबकि पुरुषों में होता है XY। तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 59 जानेंगे। 59 आपके पास है कि निम्न में से कौन जैव निम्नीकरण कचरा है? आपको बताना है कि निम्नीकरण कचरा कौन है जिसकी पुनः पूर्ति की जा सकती है, वैसा कचरा कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 69 का जो 69 क्वेश्चन में दिया है वो है ऑप्शन नंबर डी, टिश्यू पेपर। टिश्यू पेपर जो यूज करते हैं वो निम्नीकरण मतलब पुनः बनाया जाने वाला पदार्थ कचरा के रूप में गिना जाता है। 70 देखिए, निषेचन क्रिया के पश्चात युग्मनज में क्या बनता है? तो निषेचन क्रिया के बाद युग्मन जो होता है उसमें भ्रूण बनता है। ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। 71 अवशेषी अंग का उदाहरण है। तो 71 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। जितने भी आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं ये चारों के चारों तीनों के तीनों सही हैं, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 72 जानिए, एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी से निर्माण होता है, अर्थात आहार श्रृंखला जो होता है किस स्तर का प्राणी या किस स्तर का पोषी बोला जाता है? तो 72 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय पोषी स्तर का। जो शाकाहारी होता है उसे द्वितीय पोषी स्तर का प्राणी कहा जाता है। 73 जानिए, मैग्नीशियम में पाया जाता है। जो हम लोग मैग्नीशियम जाते हैं, मैग्नीशियम एक धातु होता है जिसका संकेत Mg होता है, उसमें क्या पाया जाता है? तो 73 का राइट आंसर होगा क्लोरोफिल। क्लोरोफिल में पाया जाता है मैग्नीशियम। मतलब पत्तियों में ऐसे आयरन की मात्रा होती है लेकिन मैग्नीशियम जो पाया जाता है वो क्लोरोफिल मतलब पत्तियों के रस में पाया जाता है। 74 मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन सा है? सबसे ज्यादा उत्सर्जी अंग कौन माना गया है? तो 74 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वृक्क अर्थात किडनी। 75 खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। खुला परिसंचरण तंत्र जो है वो कहां पाया जाता है? तो 75 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कॉकरोच में। कॉकरोच जो है उसमें खुला परिसंचरण तंत्र के रूप में पाया जाता है। इसके बाद देखते हैं 76 क्वेश्चन देखिए, इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? ये तो काफी फेमस क्वेश्चन है। इंसुलिन की कमी से डायबिटीज रोग होता है जिसको हिंदी में मधुमेह के नाम से जानते हैं। ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। 77 जानिए, तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है? तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है? तो 77 का जो मेरा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, एंडोडर्म। एंडोडर्म जो होगा इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। 78 जानिए, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। वृक्क अर्थात किडनी किससे संबंधित है? तो 78 का जो राइट आंसर होगा वो होगा उत्सर्जन से। इसके पहले भी क्वेश्चन उत्सर्जन से थोड़ा सा घुमा के दिया था। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आप बिल्कुल याद रख लिए होंगे। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और वीडियो के अंत में आप अपना टोटल मार्क जरूर बताइए, आप इससे पूरे क्वेश्चन के सीरीज में कितना सही किए। 79 दही के जमने में निम्न में कौन सी क्रिया होती है? तो दही के जमने में ना अपघटन होता है, ना प्रकाश संश्लेषण होता है, ना उत्सर्जन होता है, बल्कि होता है किण्वन। ऑप्शन सी जो होगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो आइए इससे सेट का मॉडल सेट का सबसे अंतिम क्वेश्चन करते हैं, लेकिन उससे पहले एक अनुरोध होगा कि अगर मेरे इस चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करें और इसे अपने सभी दोस्तों में शेयर करने का प्रयास करें। आइए 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मानव मादा में निषेचन होता है, तो मानव जो मादा की श्रृंखला होती है नर और मादा, तो मादा समूह में निषेचन कहां होता है आपको ये बताना है। तो 80 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, फैलोपियन नलिका में। फैलोपियन नलिका जो होती है उसमें मादा का निषेचन क्रिया होता है। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए टॉपिक के साथ पुनः हम आपके सामने उपस्थित होते हैं। तब तक सभी को वंदे मातरम।